गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का जो इकोनॉमिक्स है, हमारी अर्थशास्त्र है, उसका अध्याय 1 शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने राजनीति शास्त्र का जो हमारा सेकंड लेसन था, संघवाद, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस बुक को शुरू करने से पहले बात करते हैं कि आज का जो हमारा अध्याय है विकास, उसमें क्या क्या चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक हमारे उसके अंदर रहेंगे। डेवलपमेंट, तो विकास के बारे में जैसे आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि विकास क्या है, जैसे 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की बुक में आपका आ जाता है। तो देखें एक बार, विकास का अर्थ हम देखेंगे, विकास के क्या क्या लक्ष्य हैं वो हम देखेंगे, आर्थिक विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करेंगे कि विभिन्न देशों और राज्यों में जो विकास है उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क उनके अंदर पाया जाता है। आय और आय का मापदंड कैसे करते हैं, मैंने ऊपर बात की कि राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास किस पे, आय पर डिपेंड करता है, आय कितनी किसी देश की, तो आय और आय का मापदंड कैसे मेजरमेंट करेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं और विकास की धारणियां, यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो क्यों जरूरी। जैसे भूगोल में भी अगर आपने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसको ध्यान से किया होगा तो उसमें भी यही टॉपिक जैसे आपका आता है सेकंड चैप्टर में, तो वहां पर भी बात की थी विकास की धारणियां क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो हमारे इस चैप्टर में ये मुख्य पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस अध्याय में विकास की धारणा क्या है। विकास की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। विकास का अभिप्राय अवनति की ओर बढ़ रही, यानी कि ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही समाज से है। विकास सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तथा मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रिया द्वारा संभव है। अब सिर्फ ये थोड़ी है कि किसी के पास पैसा है तो उसका विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास कैसे कैसे होता है, सामाजिक विकास है, जैसे कि हम अपने समाज से जुड़े रहते हैं, हमारी भाषा का विकास होता है, हमारी संस्कृति का विकास होता है, तो वो क्या है, सामाजिक विकास है। आर्थिक, जैसे कि हमारी इनकम अच्छी है, हमारे पास सुख सुविधाएं अच्छी हैं, तो वो आर्थिक विकास है। आध्यात्मिक विकास, जैसे कि आपने देखे होंगे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो मतलब भगवान, जैसे कि धर्म के प्रति अपने थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं, वो पूजा पाठ जैसे इस प्रकार की चीजें करने लगते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे मानव को अपने अंतरात्मा का जो ज्ञान होता है उसी को आध्यात्मिक विकास कहते हैं। और मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रिया द्वारा संभव, यानी कि इन सब को मिलाने से जो चेंज आएगा उसको क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और मस्तिष्क संबंधी। इसके बाद देखें कि जो विकास की जो लक्ष्य मैंने ऊपर कही कि आपको मैं विकास के लक्ष्य बताऊंगी, तो वो सबके लिए एक जैसे नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए वो लक्ष्य भी अलग अलग हैं। तो ये आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लेके हुए चलेंगे। तो इस लेसन में आपके ज्यादातर उदाहरणों के द्वारा इस लेसन को आपको समझाया जाएगा, तो आप उन उदाहरण को देखें कि उनमें क्या चीज बताई जा रही है और आप खुद भी उस प्रकार के उदाहरण क्रिएट करने का प्रयास करें। सबसे पहले है विभिन्न व्यक्ति मैं आपको दिखाऊंगी और उनके लक्ष्य और आकांक्षाएं बताऊंगी कि क्या उनके लक्ष्य है, फिर क्या वो पाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी कि एक ग्रामीण मजदूर और जिसके पास भूमि नहीं, वो क्या चाहेगा, उसका लक्ष्य क्या है, उसको काम करने के लिए अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों का उत्तम शिक्षा दें और कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, ये चाहेगा वो। इसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि और भी आप अपने आसपास इन चीजों को महसूस कर सकते हैं कि क्या चाहेगा एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। तो ये जो लक्ष्य है वो उनको प्राप्त करना चाहता है। दूसरा बात करते हैं पंजाब के समृद्ध किसान की। अब जो समृद्ध किसान है वो क्या चाहेगा, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च आय मिले। एक तो सरकार जो समर्थित मूल्य देती है ना, जो एक फिक्स रेट जैसे करती है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था अर्थशास्त्र में, तो वो उनको अच्छा मिले, उनको मेहनती और सस्ते मजदूर मिले ताकि उनकी आय अच्छी हो और इससे वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। ये कौन चाहता है, पंजाब का एक समृद्ध किसान चाहता है। तीसरी बात करते हैं, ये आपका खाली छोड़ा गया है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे भर दिया, इसको देख लें। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, इनके ऐसा किसान की बात करें जो सिर्फ वर्षा पर निर्भर है खेती के लिए, तो वो क्या चाहेगा, मानसून समय पर हो, उसकी उपज अच्छी हो, क्योंकि जब तक मानसून अच्छी नहीं होगी तो उपज तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो पहले तो क्या चाहेगा कि वर्षा टाइम पर होगी तो क्या होगा, उसकी उपज अच्छी होगी और उसकी आमदनी अच्छी होगी। इसके बाद बात करते हैं कि शहरी बेरोजगारी होगी। अभी आपका कॉलम खाली छोड़ा गया बुक में। शहर में एक रहने वाला बेरोजगार व्यक्ति क्या चाहेगा, उसको अच्छा काम मिल जाए, काम के घंटे निश्चित हो, अच्छा वेतन उसको मिले। आप और भी अनुमान लगाकर यहाँ बढ़ सकते हैं अगर आप इससे अच्छा और भी इसके अंदर भरना चाहें तो। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की की बात यहाँ पर करें, एक अमीर परिवार की लड़की वो क्या चाहेगी, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिले, वह अपने फैसले खुद कर सकती है और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। ये वो कौन चाहेगी, अमीर लड़की, जो अमीर परिवार की जो लड़की है वो चाहेगी। अब हमने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए, कुछ और भी जैसे आप देखें तो बुक में आपको मिल सकते हैं। तो इनमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि
हर एक व्यक्ति के लिए जो लक्ष्य है, जो आकांक्षाएं हैं, जो वो पाना चाहता है, वो सबका अलग अलग है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका आकांक्षाएं किसके ऊपर डिपेंड थी? उनकी जैसी जरूरत थी। अब कोई समृद्ध किसान ये तो चाहेगा नहीं कि उसकी उपज सिर्फ उपज ही अच्छी हो। वो तो क्या चाह रहा है पंजाब का समृद्ध किसान, कि उसको अच्छा मूल्य मिले, उसको सस्ते मजदूर मिले। लेकिन एक गरीब मजदूर तो इतना अच्छा नहीं सोच सकता ना। वो तो क्या सोचेगा कि उसको ठीक ठाक उसकी उपज हो जाए और उसकी आमदनी परिवार की सही हो जाए, उसके परिवार के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो ये चाहेगा वो तो। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को जरूरत होती है, उसी के मुताबिक उसकी क्या होते हैं लक्ष्य भी उसके निर्धारित हो जाते हैं। वो उतना ही लक्ष्य रखता है जितना उसका पूरा हो जाए या पूरा होने की संभावना है। हमने देखा कि लोगों के विकास के विचार एक जैसे नहीं है, इनमें हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सकें। यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, पहले मानव उसी को लक्ष्य मानकर उसी को प्राप्त करना चाहता है। जब वो मिल जाता है तो उसका जो लक्ष्य और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी आकांक्षाएं और जैसे और भी ज्यादा वो मांगने लग जाता है, तो और भी ज्यादा वो प्राप्त करना चाहता है। तो यही मानव का क्या है, एक नेचर है, एक प्रकृति है कि वो जितना उसको मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं है। यानी कि वो और भी ज्यादा पाना चाहता है, आकांक्षा उसकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन शुरुआत में कौन सी चीजें पाना चाहता है, वो कौन सी वस्तुएं पाना चाहता है जो सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई भूखा है तो वो ये नहीं मांगेगा कि उसके पास आलीशान बंगला हो, वो क्या मांगेगा, वो पहले खाना मांगेगा। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो क्या चाहेगा, उसके पास और भी ज्यादा पैसा हो, गाड़ी हो। यानी कि जैसे जैसे मानव का विकास होता जाएगा, उसकी आकांक्षाएं इच्छाएं उसकी बढ़ती चली जाएंगी, अलग होती चली जाएंगी, जिनको पूरा करना चाहता है। और आकांक्षाएं कभी भी, आपको पता है, मानव की इच्छाएं आकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। इसके बाद देखें, दो व्यक्तियों या गुट ऐसी चीज की चाह कर सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति एक जैसी चीज मांगते हैं और जिसके कारण में विरोध हो जाए। जैसे एक लड़की अपने भाई के समक्ष आजादी और अवसर मिले, ऐसा चाहती है, और भाई घर का कामकाज करवाए, ऐसा भी चाहती है। लेकिन हो सकता है कि उसके भाई को यह पसंद ना हो। अब लड़की जो चाह रही है, जरूरी थोड़ी उसके भाई को चीजें पसंद आए, उसको घर का काम करना हो सकता है पसंद ना आए। तो क्या कहा इसने कि विरोध भी हो सकता है। अगर दो व्यक्तियों की, दो समूहों की सोच एक जैसी है तो डिमांड जो है वो अगर एक जैसी है तो इसी प्रकार अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं। लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और इससे वहां रहने वाले लोग जैसे आदिवासी का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अब उद्योगपति तो क्या देख रहा है, जैसे मैंने कहा कि जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतनी मानव की आकांक्षाएं इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो उद्योगपति तो क्या चाहता है कि बिजली ज्यादा बने ताकि क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। लेकिन बिजली बनाने के लिए क्या बनाएगा, वो बांध बनाएगा। अगर बांध बनाएगा तो उससे क्या होगा, जो आदिवासी है कि जो जंगलों में रहने वाले, हो सकता है आदिवासी ना हो, वैसे भी हो सकते हैं, तो आदिवासी क्या चाहेंगे कि ऐसा ना हो क्योंकि उनका जीवन इससे क्या हो जाएगा, ऐसे। तो वो तो क्या चाहेंगे कि छोटे मोटे बांध बना लिए जाए, उससे उनकी खेती जो है, खेत जो है उनको सिंचाई की सुविधा मिल जाए। तो देखा ना, दोनों की सोच क्या थी, अलग अलग थी और दोनों में विरोध भी उत्पन्न हुआ इसके कारण। इसके बाद देखिए कि इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य है वो भिन्न हो सकते हैं। यानी कि सेम नहीं होते हैं। अलग अलग लोगों की जो सोच है या फिर जो इच्छा है वो अलग अलग हो सकती है। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है, और या दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख सकते हैं कि उद्योगपति के लिए तो विकास था लेकिन दूसरे के लिए विकास नहीं था बल्कि विनाशकारी हो सकता था। क्योंकि अगर जमीन जलमग्न होगी तो उनके खेत छिन जाएंगे, उनके घर बार है वो छूट जाएंगे। तो एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते कि आय और अन्य लक्षण, ये तो क्या थे, जो लक्ष्य थे ना मानव के, यानी कि जो इच्छाएं थी वो सबकी अलग अलग थी। जैसे उसकी डिमांड वैसी उसकी इच्छा थी। इसके बाद बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य कौन से। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ध्यान दें इसकी ओर आप कि एक अकेला पैसा ही कोई व्यक्ति नहीं चाहता, इसके अलावा वो क्या चाहते हैं, भी पैसा तो मिल गया लेकिन उनके साथ भेदभाव हो रहा, गांव के अंदर बराबरी का व्यवहार नहीं है तो भी गलत है। स्वतंत्रता उनको नहीं है पूरी तरह से, उनकी सुरक्षा नहीं है, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी वो रखते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि एक आय के अतिरिक्त मानव की और भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहता है, जिनको वो पाना चाहता है। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती। भौतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हम एकत्रित करते हैं, जैसे कि हमारे घर में एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, हमें सारी सुख सुविधाएं घर के अंदर मिलनी चाहिए, हमें अच्छा भोजन मिले। तो ये क्या है, ये भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब इनके बिना ये नहीं है कि मानव जीवित नहीं रहेगा, लेकिन बस ये इनको पाके वो और भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो इनको क्या कहेंगे, भौतिक वस्तुएं कहेंगे। एक तो होती है आधारभूत वस्तुएं जिनके बिना मानव जी ही नहीं सकता, जैसे कि भोजन है,
रहने के लिए जैसे नॉर्मल घर में भी वो रह सकता है, घर है या फिर बस वस्त्र है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जल है, स्वच्छ जल है, तो ये तो बेसिक है। लेकिन भौतिक वस्तुएं कौन सी होती है? जो ऐशो आराम का जीवन यापन करने के लिए मानव इकट्ठा करता है, लेकिन कई बार ये भी मानव के लिए पर्याप्त नहीं होती है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन अभौतिक वस्तुओं जैसे बराबर व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। यानी कि क्या कह रहा है ये चीजें भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन चीजों से हमारा जीवन अच्छा निकल जाएगा। इनके अलावा बहुत सी वस्तुएं हैं, अभौतिक वस्तुएं इनको कहा जाता है, ये भी मानव को चाहिए होती है। हमारे जीवन में हमारे मित्रों की भूमिका भी इसी प्रकार की है। एक एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दे देती हूँ। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे लिए बहुत ही महत्व आप खुद से सोच के यहाँ पर कर भी सकते हैं कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए, जो भौतिक वस्तुएं नहीं ले, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जैसे एक और एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं। पेरेंट्स के आपके जीवन में बहुत अच्छी भूमिका है, वो भौतिक वस्तु तो नहीं है, लेकिन उनका महत्व तो आपके जीवन में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या थी कि मानव के जीवन में पैसे के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें होती है जिनको वो प्राप्त करना चाहता है, जिनको पाना चाहता है। इसके बाद देखें एक और एग्जाम्पल, अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में आपको नौकरी मिलती है, तो इसके अतिरिक्त, आय के अतिरिक्त आप इन अन्य कारकों पर भी विचार करेंगे। जैसे आय आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपको सोचना पड़ता है जब आप घर छोड़कर जाते हैं कि परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहां पर। अगर वहां आप नौकरी करते हैं, आपने चुन लिया उस जगह को, वो काफी दूर है आप जहाँ पे रहते हैं उससे, तो ये देखेंगे कि परिवार को क्या मिल सकता है, काम करने का वातावरण कैसा है, या सीखने के अवसर क्या है। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होंगी जिनको हम देखेंगे कि अगर हम नौकरी वहां करते तो और क्या क्या मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि नौकरी कम वेतन वाली देती हो, लेकिन यह नियमित है और आपके परिवार के लिए उपलब्ध अच्छा वातावरण है, तो आप इसे ही चुनेंगे। हो सकता है कई व्यक्ति पैसे को चुने, लेकिन ज्यादातर की सोच क्या होती है कि एक नियमित नौकरी हो, सुरक्षित नौकरी हो, परिवार को के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अच्छा वातावरण परिवार को मिल सके। तो इस प्रकार की चीजें भी देखी जाती है, अकेला पैसा ही नहीं देखा जाता है। विकास के लिए मिले जुले लक्ष्य, ये थे विकास के लिए अतिरिक्त अन्य लक्ष्य। अब बात करेंगे मिले जुले लक्ष्य की, विकास भी हो और साथ में कुछ और लक्ष्य उनके आपस में मिले जुले हो। यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यह भी सच है कि अगर महिलाओं का आदर है तो घर में उनके कामकाज से ज्यादा हाथ बटाया जाएगा। यानी कि एक सोच है ये कि अगर महिला कमाती है, कमाने जाती है, तो समाज में कौन क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और समाज के साथ साथ अगर समाज में उसकी रिस्पेक्ट है तो घर में भी उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसके कामकाज में हाथ भी बटाने वाले हो जाएंगे। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियों या व्यापार कर सकती हैं। अब इससे देखो उल्टा होगा, अगर उनको उनके साथ अच्छा आदर किया जा रहा है तो वो और भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे और भी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट होगी, देश की आमदनी बढ़ेगी। तो ये मिले जुले हैं, आपस में इनका कनेक्शन है। महिला नौकरी कर रही है, उसको आदर मिल रहा है, आदर मिलेगा तो और ज्यादा उसको सहयोग मिलेगा, जिससे वो और भी अच्छा काम कर पाएगी। तो यानी कि एक सर्कल सा हमारा बनता है कि मिले जुले विकास के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या क्या लक्ष्य होते हैं। तो ये हमने लेसन जो किया है, आज आपको लिखने का कोई भी काम नहीं करना, आपको अच्छी प्रकार से जो लेसन है उसको रीड करना है जितना भी हमने किया, ताकि आप और भी अच्छे प्रकार से इसको समझ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।